नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इतने बड़े उलटफेर हुए हैं कि किसी भी इंसान को महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में भविष्यवाणी करना असंभव बन गया है। यहाँ पर कब, कौन, किसके साथ गठबंधन बनाएगा या फिर तोड़ देगा, ये कोई नहीं बता सकता। और अभी तो महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर यह लग रहा है कि कोई नया ही गठबंधन या नए ही समीकरण महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद बन सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या मेरा इस कहने के पीछे क्या तात्पर्य है या फिर क्या वजह है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे वाक़ये या घटनाओं को मैं आज के वीडियो में जिक्र करना चाहूँगा, जिसके बाद आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली घटना की। सबसे पहली घटना है शरद पवार जी के 2 बयानों की। शरद पवार साहब महाराष्ट्र की राजनीति के वो खिलाड़ी माने जाते हैं जो कब क्या कर जाए ये कोई नहीं बता सकता। कभी उन्हें 2014 में बीजेपी के कम बहुमत वाले सरकार को बिना मांगा हुआ समर्थन दे दिया था, तो कभी उन्होंने 2019 में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया था। लेकिन हाल ही में उसी मुख्यमंत्री पद के लिए उनके 2 बड़े बयान सामने आए हैं, और वो भी 2 दिनों के अंतराल के बीच, जिसमें से सबसे पहली बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए महाविकास आघाड़ी को किसी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की जरूरत नहीं है। और 2 दिनों बाद उन्होंने फिर से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनती है तो जिस पार्टी के जितने ज़्यादा विधायक होंगे उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब इन दोनों बयानों को उद्धव ठाकरे जी के फिर से मुख्यमंत्री बनने के सपने के ऊपर फहराया हुआ पानी की तरह देखा जा रहा है। लेकिन इन बयानों का बस इतना ही मतलब नहीं है, बल्कि इन बयानों से शरद पवार जी ने अपने आप को चुनाव के बाद आने वाली नतीजों के लिए भी सुरक्षित स्थिति में बना रखा है। वो कैसे, ये मैं आपको आने वाली 2 और घटनाओं से बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी घटना है सुप्रिया सुले जी के एक बयान की। हाल ही में ऐसा मराठी मीडिया में काफ़ी चर्चा थी कि सुप्रिया सुले जी एक जगह अपने कार्यकर्ताओं को बैठक में संबोधन कर रही थी। वहां पर उन्होंने ऐसा कहा कि एकनाथ तुझसे बैर नहीं, लेकिन देवेंद्र तेरी खैर नहीं। अब इसमें एकनाथ मतलब एकनाथ जी शिंदे जो अभी के महाराष्ट्र के महायुति के मुख्यमंत्री हैं, और देवेंद्र मतलब देवेंद्र फडणवीस। अब ये बयान सूत्रों के हवाले से आया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर इस बयान में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रिया सुले जी के बड़े प्रतिद्वंदी देवेंद्र फडणवीस है, ना ही एकनाथ शिंदे और ना ही अजित पवार। इसका साफ मतलब है कि उद्धव ठाकरे कितना भी चाहे और कितनी भी गद्दार की राजनीति कर ले, लेकिन शरद पवार और सुप्रिया सुले जी के लिए एकनाथ शिंदे उतने बड़े विरोधी है ही नहीं। और अगर उस तरीके का वक्त आया तो वो एकनाथ शिंदे को भी समर्थन करने में हिचकिचाएंगे नहीं। अब आते हैं तीसरी घटना पर। तीसरी घटना है हाल ही में टाइम्स नाउ ने महाराष्ट्र के लिए किए हुए ओपिनियन पोल की। इस ओपिनियन पोल की एक खास बात है कि आज भी महाराष्ट्र में बीजेपी का एक कोर वोट बैंक बना हुआ है जो बीजेपी को वोट दे रहा है या दे सकता है। भले ही हम सीटों की सही संख्या को छोड़ दें तो भी बीजेपी को वोट करने वालों की एकजुटता काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इतनी मुश्किलों के बाद भी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में उनका मतदान प्रतिशत बाकी पार्टियों की तुलना में अच्छा है। वही महायुति में बीजेपी को छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी उतना ज़्यादा समर्थन नहीं जुटा पाई जितना कि बीजेपी को मिला है। वही महाविकास आघाड़ी में भी कांग्रेस का नेतृत्व अच्छा है और उनको भी अपने हिसाब से अच्छी मतदान संख्या मिलती दिख रही है। वही उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी
जितना दिख रहा है उसके हिसाब से तो बहुत कुछ अच्छा करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि अगर सच में आने वाले परिणाम इसी तरह से हुए तो बीजेपी की आज की स्थिति में सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद भी सरकार में वो एक छोटे भाई की भूमिका निभा रही हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व शायद फिर से छोटे भाई की भूमिका में न जाना पसंद करे, और उस हालत में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त भी बस भारतीय जनता पार्टी को सरकार में जाने से रोकने के लिए शरद पवार और कांग्रेस फिर से एक बार मिलकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे सकते हैं या फिर उस तरीके का कुछ वादा कर सकते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में हुआ शायद वो फिर से रिपीट कर सकते हैं, जिसके बाद शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है, क्योंकि इसमें शरद पवार की पार्टी और अजित पवार की पार्टी भले ही दो अलग अलग पार्टियां दिख रही हो, लेकिन अंदर से उनकी साठगांठ है, ऐसा आज भी काफी मराठी या महाराष्ट्र में रहने वाले राजनीतिक पत्रकारों का एनालिसिस है। लेकिन हाँ, इस स्थिति में भी उद्धव ठाकरे कौन सा निर्णय लेंगे ये उस बात पर निर्भर करता है कि उनकी खुद की पार्टी को उस वक्त कितनी सीटें आई हैं, क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में बिल्कुल फंस चुके हैं, वो एकदम बैकफुट पर खेल रहे हैं। आज की तारीख में भी उनके खुद के उम्मीदवार वो फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल करने के लिए भी उन्हें कभी कांग्रेस या कभी शरद पवार की पार्टी से बातचीत करनी पड़ रही है, तो शायद चुनाव के बाद भी उनका यही हाल रहेगा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि एक नया गठबंधन, एक नया समीकरण शायद महाराष्ट्र की राजनीति में आने की राह देख रहा है। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर आपको क्या लगता है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।